हाय बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, ठोस अवस्था। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे 11th क्लास के अंदर नहीं पढ़ते और स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ तमीज़ ट्वेल्थ क्लास के अंदर आ जाती है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अफसोस उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों का भी इलाज है, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बेस कमज़ोर है। मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए, सबके लिए ये वीडियो क्या बन सके, आसान बन सके। ठीक है, तो आप लोग सुनते चले जाइए। आपका चैप्टर है ठोस अवस्था, तो मैं 9th क्लास से ही शुरू करूँगा। ठोस अवस्था में ठोस के बारे में आपने क्या पढ़ा है? वैसे तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? दुनिया की हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो, जिसका आकार कुछ ना कुछ हो, उसे कहा जाता है द्रव्य। द्रव्य यानी दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 3 अवस्थाओं में मिलता है। 3 ही अवस्था है इस दुनिया में इसकी। एक तो है ठोस, जगह घेरता है। ठोस, द्रव्य जगह घेरता है, गैस भी जगह घेरता है। तो इन तीनों को मैं क्या कहूँगा? द्रव्य। ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं आपको इसके बारे में तो डीपली पढ़ाऊंगा, गहराई से। इनके बारे में ऐसे ही बता दूंगा, कुछ आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो मैं तो हल्के हल्के पढ़ाऊंगा, कुछ कम बताऊंगा, इसको थोड़ा गहराई से। ठोस क्या होता है? इस बेचारे का निश्चित आकार व आयतन। और द्रव का क्या होता है? द्रव का होता है भैया अनिश्चित, अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार, उसका कोई आकार नहीं होता, क्योंकि आप द्रव को किसी भी चीज़ के अंदर डालोगे, वो बेचारा वैसी शेप, वैसा ही आकार ले लेता है। कप में डाला, कप में जैसा हो गया पानी। ग्लास के अंदर डाला, ग्लास के अंदर जैसा हो गया, है ना। तो द्रव की कोई आकार नहीं हुआ करता। आयतन निश्चित होता है। जितनी जगह वो ऐसे घेरता है ना, प्लेट में डाल दे वो ऐसे घेरेगा, बस इतना फ़र्क है। तो भैया द्रव के अंदर आकार आपको फिक्स नहीं मिलेगा। फिक्स अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? अनिश्चित आकार, लेकिन निश्चित क्या? आयतन। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। गैस का ना आकार निश्चित होता, ना आयतन निश्चित होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई जो गैस होती है, जब वो किसी भी परफ्यूम की बोतल से बाहर आती है, तो पहले उसका आकार था जैसे परफ्यूम की बोतल, लेकिन जब वो कमरे के अंदर फैल गई, अब उसका आकार ऐसा हो गया जैसे कमरे की जैसी शेप हो गई उसकी। और आयतन तो आपको पता ही है। आयतन क्या होता है? दुनिया में हर वो चीज़, दुनिया में कोई भी पदार्थ जितनी जगह घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। मैं जितनी जगह घेर रहा हूँ मेरा आयतन है। आप जितनी जगह में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका आयतन है। तो परफ्यूम के अंदर, बोतल में, परफ्यूम की बोतल में जो आयतन था वो कम था। जब वो बाहर निकले तो उसका आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। आयतन भी फिक्स नहीं, आकार भी फिक्स नहीं। परफ्यूम की बोतल में था तो परफ्यूम की बोतल जैसा आकार था, आयतन भी कम था। और जब बाहर आया तो आयतन भी बढ़ गया और उसका आकार भी बदल गया। तो यानी जो चीज़ बदलने की होती है वो आकार भी है और आयतन भी है। किसके केस में? गैस के केस में। तो आपको मैंने बताया कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। अब आप लोगों को फिलहाल ठोस के बारे में पढ़ना है, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो ठोस अवस्था समझ में आ गया? अगर कोई पूछे या मैं पूछूं, एग्जामिनर पूछे ठोस क्या है, आपको कहना है कि द्रव्य की एक अवस्था है भाई, जिसका आकार तो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। इसको मैं क्या कहूँगा? ठोस कहूँगा। ठीक। तो अगर कोई पूछ ले कि लकड़ी ठोस है, क्यों है बताओ? भाई भैया, लकड़ी को ठोस में इसलिए कहूँगा कि उसका ना तो आकार बदल रहा है, ना आयतन बदल रहा है। लोहे की रोड है एक, वो ठोस है, क्यों है? भैया उसका आकार और आयतन निश्चित है। समझ में आया? किसी को ठोस कहने के पीछे यही वजह होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठोस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि क्या बीमारी थी। ठोस के अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, निश्चित आकार होगा, निश्चित आयतन होगा। इसके अलावा और भी पॉइंट हैं इसके ठोस के, वो आपको याद करने होंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कॉपी पेन उठा लो और जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चले जाना। मेरे साथ साथ आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे,
क्या पता किताब के अंदर किसकी कितनी हार्ड लैंग्वेज हो, बहुत ख़तरनाक भाषा में उसको परिभाषित किया गया हो। तो आप लोग उस पर मत जाइए। मेरे अंदर ये बीमारी है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसको अपनी ही लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो वीडियो के अंदर बने रहना। समझने के बाद जो मैं डेफिनेशन बोल वो समझाने के बाद जो मैं डेफिनेशन बोलूँगा आप लोग लिखते चले जाना, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है। डेफिनेशन में तेज़ बोलूँगा तो वीडियो को रोक देना, फिर लिख लेना। लेकिन मेरी ही डेफिनेशन को आप यूज़ करना, आसान लगेगी आपको। ठीक है। तो ठीक है भाई, पहला मुझे लक्षण बताना है, पहला गुण बताना है कि क्या होता है ड्रव का। निश्चित आकार है या नहीं? निश्चित आकार, पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा, निश्चित आयतन। ठीक। और जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर। ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, खतरनाक वाले। खतो ये सॉरी, कठोर किसको बोला जाता है? जो सख्त हो। अरे यार, ये तो मुड़ नहीं रहा। ये ठोस है, ये कठोर है। ठोस तो इसलिए है कि इसका आकार और आयतन निश्चित है। कठोर इसलिए है कि मुड़ नहीं रहा है। ठीक है। तो कठोर आप लोग समझ गए। किसी भी चीज़ की जो न मुड़ने की अक्षमता होती है उसे बोलते हैं उसकी कठोरता। और जो ये बीमारी रखते हैं उन्हें बोलते हैं कठोर। तो ठोस कठोर होते हैं क्योंकि उन्हें मोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं मुड़ रहे हैं? अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है आपके पास। जब मैं आगे आगे चलता रहूँगा ना, इसका क्वेश्चन आएगा। फिलहाल तो आपको याद करना है कि अच्छा, ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। क्यों? अभी पता लग जाएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। कितनी कितनी वो हो गई विलक्षण? तीन हो गई, तीन इसकी खास खास बातें हो गई। अब चौथा, चौथी क्या बीमारी है इसके अंदर? चौथी बीमारी है जितने भी ठोस होते हैं उनमें ये चीज़, देखो, ये एक सॉलिड है। क्या है ये? ठोस है, ठोस। इसको बनाने वाले ये रहे। ठीक। एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी, अंतराण्विक दूरी, यही आपको लिखना। अगर कोई पूछे अंतराण्विक दूरी क्या हो, देखो जो जो मैं परिभाषा बोलूँगा वो आपको लिखनी है, क्योंकि गारंटी नहीं है बुक में क्या दिया होगा। अगर किसी ने पूछ लिया अंतराण्विक दूरी क्या कहते हैं, मैं बता रहा, एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी अंतराण्विक दूरी कहलाती है। अब इसकी क्या गारंटी है कि नेट पे या किसी बुक में आप पढ़ोगे और वो सही हो, सॉरी वो इजी हो। मैं जो बता रहा हूँ बस वो आसान है, क्योंकि मैं समझाने के बाद डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आएगी। ठीक है, लिख लेना है बात जो मैं बोल रहा हूँ, इसको मजाक मत समझना। तो एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी क्या, एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अंतराण्विक दूरी। अब आप देखो, एक अणु ये रखा, एक अणु ये रखा, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई? समझ रहे हो ना? बहुत कम होती है लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। अंतराण्विक दूरी बहुत ज़्यादा, अंतराण्विक दूरी कम, और सबसे कम। ठीक, लिख लीजिए। ठोस के अंदर अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है, ये इसकी चौथी खास बात है। बिल्कुल। पांचवी, अंतराण्विक आकर्षण। देखो, अणु से अणु के बीच के आकर्षण को अंतराण्विक आकर्षण कहते हैं। अब अणु से अणु के बीच अट्रैक्शन, अणु से अणु के बीच आकर्षण कब लगेगा? कब लगेगा भाई? हो पास पास तो हो। जब कोई चीज़ पास पास ही नहीं है, क्या आकर्षण? ये यहाँ है ईरान में, ये इराक में है, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। ये इंडिया में है या पाकिस्तान में है, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ये कह दे कि ये भी एक मोहल्ले का है, ये भी एक मोहल्ले का है, अब यहाँ आकर्षण होगा। यानी आकर्षण होने के लिए
अणुओं का पास पास होना ज़रूरी है, और अणु पास पास हैं किसके अंदर, ठोस के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, यानी ठोस के अंदर। बोलो समझ में आया नहीं बात। तो ठोस के अंदर अंतराण्विक आकर्षण ज़्यादा होता है, ठोस के अंदर अंतराण्विक दूरी कम होती है, ठोस कठोर होते हैं, आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओ, आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ठोस जो होते हैं ये संपीड़न, ठोस संपीड़न प्रदर्शित नहीं करते। देखो जो मैं लिखता हुआ आ रहा ना वो नहीं लिखना आपको, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो लिखना। जैसे मैंने लिखा संपीड़न, ये थोड़ी लिखोगे आप कॉपी में, जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। ये जो मैं बोला, ठोस संपीड़न प्रदर्शित नहीं करते, ये पूरी बात लिख रही है आपको। इसलिए मेरी वीडियो है तो कम, लेकिन आपको नॉलेज बहुत देकर जाएगी, और टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आप लोग अपनी डेफिनेशन खुद सुन रहे हो और लिख रहे हो। बस अब ये क्या बीमारी है संपीड़न, ये भी तो बताऊँ मैं आपको। संपीड़न, कंप्रेस, दबाना, ये गैस है। देखो ये एक मोलिक्यूल, एक अणु ये रखा, एक अणु रखा, एक अणु रखा, एक अणु वहाँ रखा बिल्कुल कोने में, इसराइल में, वहाँ इसराइल में, ठीक। और जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, इसको भी दबाया, इसको भी दबाया, इसको भी, ये घिस पिट के कहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं आ जाने। लेकिन फिर ये गैस गैस नहीं रहने की, बल्कि क्या रह जाएगी, तो द्रव बन जाएगी। और अगर इसे और दबाओगे क्या बन जाएगी, सॉलिड। आप लोग सॉलिड को भी दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते ना। ये जो संपीड़न की बीमारी है ये गैस के अंदर ही है। संपीड़न का मतलब है किसी गैस या किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया दाब, और उससे उसका आयतन घट जाना। आयतन घटने का कारनामा गैस के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर ना के बराबर होता है, और ठोस में तो होता ही नहीं। आ गया क्या समझ में। ठोस का संपीड़न नहीं किया जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता भाई, ये आपकी छठी प्रॉपर्टी थी। क्लियर, बस ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए ठोसों की बातें। अगला है अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय सॉलिड। ये मैं इसके लिए जितने शब्द कहूँगा ना, जितने वर्ड कहूँगा उतने कम है, इतने इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए भी। इसके जवाब नहीं, इस क्वेश्चन का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा इसके क्वेश्चन नहीं निकलने के। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक टेबल बना के दूंगा, एक साइड अक्रिस्टलीय और एक साइड क्रिस्टलीय ठोस होंगे। अब जाहिर सी बात है इनके बारे में बताऊंगा भी तो। अब तक तो आप ये चीज़ पढ़ते बैठते हैं, हाँ द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होती है, एक गैस होती है, एक लिक्विड होती है। लेकिन आज आप 12th क्लास के अंदर आ चुके हैं, आपको पता लग रहा है कि हो ठोस भी दो रूप में, या ठोस के भी दो प्रकार हैं, एक अक्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। ठीक है, जब आप रोटी वगैरह बनते देखते हो तो एक हिस्सा ऊपर का होता है जिस पे आटे की रोटी डाली जाती है ताकि वो सिक जाए बहुत अच्छी तरीके से, और एक हिस्सा वो होता है जो आग के कांटेक्ट में रहता है लगातार। जब आप उस हिस्से को उल्टा कर दोगे, यानी उस हिस्से को ऊपर ले आओगे जो आग में जलता रहता है, उसके ऊपर उंगली लगाओगे तो ऊपर आपको काला काला सा नज़र आएगा, है ना, वो एमोर्फस सॉलिड है। पाउडर सा वो जो उंगली पर लग जाता है ना, वो एमोर्फस सॉलिड है। उस पाउडर के अंदर, या ये कह लीजिए कि उस पाउडर को बनाने वाले बिखरे होते हैं बहुत। उस पाउडर को बनाने वाले का कोई क्रम नहीं होता, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, इसलिए वो पाउडर की फॉर्म में है, बिखरा हुआ है। और अगर इसको एक फिक्स अरेंजमेंट, एक क्रम दे दूं, यहाँ लग, यहाँ लग, यहाँ लग, यहाँ लग, तो वो क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। ठोस दो तरह का होता है, एक अक्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्रिस्टलीय ठोस के अवयव एक मुख्य प्रकार का क्रम रखते हैं, अक्रिस्टलीय के अंदर ये क्रम नहीं मिलता। ये आपकी परिभाषा होगी एक तरीके से इनको पहचानने वाली, क्योंकि एग्जामिनर इनको भी क्वेश्चन कर सकता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिसके अवयव एक मुख्य क्रम रखते हों, एक ख़ास ऑर्डर रखते हों, उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय। जिसके अवयव एक ख़ास ऑर्डर, एक मुख्य क्रम नहीं रखते, उन्हें कहा जाता है अक्रिस्टलीय। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बहुत अच्छा दिया, वो जो तवे की काली काली सी होती है ना, वो एग्जाम्पल है। लेकिन आपको इस एग्जाम्पल से भी आगे जाना है, आपको मार्क्स कमाना है और नॉलेज भी कमानी है। तो अब मैं जो टेबल बनाऊंगा वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऐसी टेबल बनाऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टी की यानी गुण के गुण हो जाएंगे और विभेद का विभेद हो जाएगा। इनमें जो डिफरेंस आएगा ना कि भाई इसमें के अंदर विभेद करो, वो भी साथ साथ हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लो और फटाफट टेबल बनाओ मेरे साथ। ठीक, यहाँ क्या लिखना आपको? अक्रिस्टलीय। और यहाँ क्या लिखना है? क्रिस्टलीय। ठीक है, सॉरी, ऐसे करते हैं, क्रिस्टलीय और ये अक्रिस्टलीय। देखो उनको कैसे पहचानेंगे। NaCl 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 NaCl, चाहे कितना लंबा ले जाओ इसको, NaCl NaCl NaCl। ठीक है, यहाँ क्या बीमारी है? कुछ पता नहीं क्या चल रहा। अरे यार, इसका तो कोई कर्म है ही नहीं। ये क्या है? अवयव। किसके? अक्रिस्टलीय ठोस के। और ये क्या है? अवयव। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। आप लोग खुली आंखों से देख पा रहे हो कि क्रिस्टलीय ठोस को बनाने वाले एक खास प्रकार के क्रम में, विशेष प्रकार के क्रम में सजे हुए हैं। NaCl NaCl NaCl। और ये इसकी परिभाषा भी है, डिफरेंस अंतर भी है। पहला, क्रिस्टलीय ठोस को बनाने वाले अवयव एक खास क्रम में जुड़े होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को बनाने वाले अवयव, अक्रिस्टलीय ठोस को बनाने वाले अवयवों का कोई मुख्य क्रम नहीं होता, ये बिखरे होते हैं। लिखते रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं लिखने में यकीन नहीं रखता, मैं तो बोलने में यकीन रखता हूँ। लिखोगे आप लोग, अगर अपनी नॉलेज कमानी है, जो भी बोलूँगा लिख लो। आपकी परिभाषा तैयार हो रही है अपनी भाषा में। साइड बुक में बहुत टफ लैंग्वेज होती है, उसको बच्चे समझ नहीं पाते। दूसरा, दूसरा क्या है भाई इनके अंदर डिफरेंस? दूसरा अंतर है जी कि गलना क्या होता है? जिस पर कोई ठोस गलना शुरू हो जाए, जिस पर कोई ठोस लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए, उसे कहा जाता है गलनांक। मैंने दोनों की पढ़ाई पढ़ी, लाओ यार दोनों को गला के देखता हूँ। बड़ी बदतमीजी सामने आई। ये जो था, इसने कहा जी मैं 250 पर मेल्ट, मैं 250 पर पिघल जाऊंगा। बस फिक्स है जी मेरा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ना इससे कम। मेरा फिक्स है 250। क्या करेगा भाई, इसके बारे में बता रहा हूँ। 230 से 280 के बीच कभी भी पिघल सकता हूँ मैं। हैं, एक रेंज दे दी गई, यानी मुख्य एक फिक्स गलनांक नहीं होता। और इनका एक ख़ास गलनांक होता है कि इतने ही टेम्परेचर पर जाकर पिघलना है। तो बस अंतर लिख लिया आप लोग, लिखिए मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों का एक मुख्य गलनांक होता है। देखो मैं बोल रहा ना, मैं लिख नहीं रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको। क्रिस्टलीय ठोसों का एक मुख्य गलनांक होता है। अक्रिस्टलीय ठोस गलनांक की, अक्रिस्टलीय ठोस एक रेंज में गलनांक प्रदर्शित करते हैं, या ये एक रेंज में लिक्विड में यानी दर में बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का एक गलनांक होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक फिक्स नहीं होता, ये एक रेंज में गलना शुरू करते हैं। ये लिखना आप लोगों को, इससे आसान परिभाषा और नहीं हो सकती। देखो अंतर का अंतर चल रहा और गुण के गुण चल रहे। आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ना है? थर्ड, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका विदलन माने कट करना। चाकू लेके आओ, कट करो। ये देखो पहले स्कोर बना दूं, NaCl 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 NaCl। चाकू से कट कर दो इसको। ये देखो आराम से कट कर सकते हो, कट कर दो, कट कर दो। आप लोग चाकू से इनको बराबर बराबर हिस्सों में कट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है? स्पेस, जगह जगह जगह। चलो ऐसे कट करने चलो, चलाओ चाकू इस पे।
चल 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 चल, ये आ गया। अरे यार, ओके, चल चल चल, ये आ गया। इनको चाकू से बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लो मेरे साथ साथ। क्रिस्टलीय ठोस का विदलन आसानी से हो जाता है। इनको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनका विदलन आसानी से नहीं होता और इनका एक समान रूप से कटना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया पॉइंट। लिख कुछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बार बार कहता रहूँगा, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। उसके बाद आता है फोर्थ, चौथा पॉइंट। ये क्या है जी? इसमें आपको लिखना है कि इनका जो क्रम होता है वो बहुत लंबा होता है। देखो, NaCl 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 NaCl, क्रम काफ़ी मतलब काफ़ी लंबा ये क्रम दिखाते हैं अवयवों का। इनके अंदर अवयवों का क्रम लंबे समय तक नहीं रहता, वो क्रम बिगड़ जाता है, वो क्रम अव्यवस्थित हो जाता है। तो इसके अंदर आप लोग को क्या लिखना है? लिख लो मेरे साथ साथ। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयव लंबे समय तक एक ऑर्डर या एक व्यवस्था दिखाते हैं। इनके अंदर व्यवस्था लंबे समय तक नहीं रहती, ये बिखर जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं क्या? इस पे क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप अगर बर्फ को गर्म करें तो बर्फ पहले पानी बनेगा ना, और पानी बनने के बाद फिर क्या होगा? बहना शुरू कर देगा, है? इसे गर्म करो, एक्रिस्टलीय वाले को। जब आप एक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हो, ये कमबख्त बगैर दर्व बने बहना शुरू कर देते हैं। कमाल है यार, तुम दर्व बने नहीं और तुम बहना शुरू हो गए। यार तरीका तो ये था कि किसी भी ठोस को जब गर्म करा जाता है पहले वो दर्व बनता है, उसके बाद वो बहना शुरू कर देता है। तुम में क्या बीमारी है ऐसी? तुम क्यों नहीं बह रहे? तुम क्यों बह रहे हो? पहले दर्व तो बनो। इनकी यही खास बात है। ये बेचारे बिना दर्व में आए बहना शुरू कर देते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस पहले दर्व बनते हैं फिर उसके बाद बहना शुरू कर देते हैं। बर्फ सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, क्रिस्टलीय ठोस का। अब एक बड़ी टेंशन की बात हुई कि यार ये सारी बातें तो वैसे दिखा रहे लिक्विड की, और हम पढ़ रहे ठोस, यानी सारी बातें तो द्रव की बता रहे हैं, द्रव की दिखा रहे हैं, और हम पढ़ के इनको क्या रहे? ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्यों, क्या क्या दिखा रहे द्रव को? बताओ क्या दिखा रहे द्रव? देखो, अगर ये ठोस होते ना तो इनका एक मुख्य क्या होता? गलनांक है तो नहीं? ठोस का एक गलनांक होता है। जैसे बर्फ है कि इतने टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, लोहा है इतने टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, लेकिन इनको जब पिघालने चलते हैं ये एक रेंज देते हैं कि 210 से 500 के बीच कभी भी पिघल सकते हैं। क्यों भाई, तुम ठोस नहीं हो क्या? अगर तुम ठोस हो तो एक खास क्या होना चाहिए तुम्हारा? गलनांक। फेल हो गए, नहीं हमारा कोई गलनांक नहीं है, हम तो एक रेंज में पिघलते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी जगह फॉल्ट और आया कि भैया ये जो थे क्रिस्टलीय ठोस, इनका एक अपने आप में क्या था? इनका अपने आप में था, इनका इनकी एक बात थी कि जब इनको गर्म किया जाएगा तो ये पहले द्रव बनेंगे फिर ये बहना शुरू कर देंगे। ये बेचारे कहते हैं कि जी बस आप हमें गर्म करना शुरू करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो। ये बस गर्म करते 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 वहीं के वहीं सॉलिड से ही, यानी ठोस से ही डायरेक्ट बहना शुरू कर देते हैं। हाँ? अब भाई पहले दर तो बन जाते हैं कि नहीं नहीं बस आप हमें गर्म करो, हम ठोस से सीधा क्या होंगे? हम ठोस से डायरेक्ट बहना शुरू कर देंगे। अरे डायरेक्ट तो वो बहता है जो द्रव हो, द्रव के अंदर ही तो ये खास बात है बहने की। तुम द्रव थोड़ा ही हो, तुम्हें तो पहले द्रव के अंदर बदलना था फिर बहना था। तो ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि कहीं ये लिक्विड तो नहीं है, क्योंकि लिक्विड ही है जो डायरेक्ट बहते हैं, डायरेक्ट फ्लो होते हैं।
तो इनके ठोस होने में शक है, क्योंकि दो तीन बातें ये ऐसी कर देते हैं कि ठोस तो नहीं कर सकता वो बातें। ठोस का तो एक गलनांक होता है, हमारा नहीं है। ठोस पहले दर बदलते हैं फिर बहना शुरू करते हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम तो डायरेक्ट बहना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इनको कहा गया है अवास्तविक। सच नहीं है ये, अवास्तविक ठोस। और इनको क्या कहा गया, वास्तविक ठोस। देखो मैं चाहता ये लिख देता डायरेक्ट, इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, इनको अवास्तविक ठोस कहते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि अवास्तविक क्यों हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा गुण तो द्रव्य के दिखा रहे। तो इनके अंदर शक है साइंटिस्ट को, मुझे भी शक था, मैंने कई बार बात करी है कि भाई इसको जाकर बदलो, लेकिन वो भी लगे हुए हैं, आपकी बुक में सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगला पॉइंट पढ़ो, क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या अंतर होना चाहिए। कितने हो चुके, 5। ये है छठा। ये आपको जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये प्रदर्शित करते हैं क्या, एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, और ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये दिखाते हैं आइसोट्रॉपी। हिंदी में मेरा नाम इसका याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा था, ये हिंदी में नाम देख लेना। ये एन आइसोट्रॉपी दिखाते हैं और ये क्या दिखाते हैं, आइसोट्रॉपी। ये क्या चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको ये डायरेक्ट लिखा था वास्तविक अवास्तविक, बाद में बताया कि ये वास्तविक क्यों है अवास्तविक क्यों है, इसी तरह मैं आपको पहले ये बताऊंगा, उसके बाद आपको यकीन दिलाऊंगा कि हाँ ये चीज़ है। देखो यहाँ पर एक जीना है, जीना जिस पर सीढ़ी चढ़ता है ना, ये यहाँ खड़ा हुआ है सलमान खान और यहाँ खड़ा हुआ है शाहरुख खान। ठीक है, जीने के ऊपर कलर है वाइट 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 वाइट, और यहाँ क्या है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अब जब ये शाहरुख खान देखेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा जीना, भाई मेरे हिसाब से तो ये ब्लैक है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये वाइट दिख रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ वाइट वाइट ही नज़र आ रहा है। आप सब लोग देखो, जब जीने पे खड़े हो जाओगे तो जीने का जो ऊपर का हिस्सा है वो तो दिखाई देगा, और जो नीचे खड़ा हुआ है बंदा, वो जो उसके फ्रंट पे पड़ रहा होगा कलर वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर जीने का जो कलर है वो क्या बताऊँ, वाइट बताऊँ या ब्लैक बताऊँ, ये डिपेंड कर रहा है कि मैं किस डायरेक्शन से इसको देख रहा हूँ। ऊपर से देखूँ तो जीना कैसा दिख रहा है, सीढ़ी कैसी दिख रही है, वाइट, और यहाँ से ये सीढ़ी कैसी दिख रही है, ये दिख रही है ब्लैक। अलग दिशा से अलग मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, अलग मान आ रहा है, यानी ये दिशा के ऊपर निर्भर करने वाली एक प्रॉपर्टी बन गई, एक गुण बन गया। यही हालात यहाँ पैदा होते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है, मैं पढ़ने चला इनका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लोगे। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ठोस का ही पढ़ा जाता है। तो मैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने चला इसका क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस का, इस दिशा से, ये यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 70। ठीक, मैंने दिशा बदल दी, लाबेला ऐसे देखता हूँ, मतलब देखो क्या रहा है, ये वाला है, ऐसे पढ़ता है ना, ऐसे। सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उस दिशा से आ रहा है 70 और इस दिशा से आ रहा है 100। क्वेश्चन क्यों, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये जो व्यवस्था है इसके अवयवों की, जब मैं से लाइन चलाता हूँ, एन ए एक साइड है, फिर दूसरी साइड आ गया, फिर तीसरी साइड आ गया, लेकिन यहाँ एन ए एक ही साइड चलता हुआ आ रहा, और ये सी एल एक ही साइड चलता हुआ आ रहा। तो इसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मान है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो 100 आई। क्यों, क्योंकि इस तरफ से जो सजावट थी अवयवों की वो अलग थी, और इस तरफ से सजावट अलग थी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, तो इसकी अलग दिशा से अलग वैल्यू आ रही, किसकी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसके केस में, क्रिस्टलाइन ठोस के केस में। वो ये वाला खेल, अलग दिशा से अलग कलर नज़र आता, अलग दिशा से अलग ही नज़र आ रहा, इसको ही तो कहते हैं एनाइसोट्रोपी। ठीक, और यहाँ क्या है, मैं चला रेफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने के लिए यहाँ से, अरे यार बिखर सा रहा मामला, अरे ओए है बिखर सा रहा मामला, अरे यार हर दिशा से एक ही मान आ रहा है, हर दिशा से एक ही वैल्यू आ रही है, किसकी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसके केस में, एक्रिस्टलाइन या एक्रिस्टलीय ठोस के केस में। तो आप लोग
क्यों इसको हर दिशा से एक ही देख पा रहे हो? क्योंकि ये जो बिखरापन है ना, ये बिखरे हुए हैं, ये हर दिशा से, अरे बिखरा तो बिखरा हो, ये बिखरापन हर दिशा से बिखरा हुआ ही रहेगा। चाहे इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से कोई क्रम थोड़ा ही दिखाई दे रहा। क्रम तो यहाँ था कि यहाँ से चलूँ तो अलग क्रम नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ से चलूँ तो अलग क्रम नज़र आ रहा है। वहाँ वो क्रम बिगड़ा हुआ है, और वो बिगड़ा हुआ क्रम किसी भी दिशा से देख लो बिगड़ा हुआ ही नज़र आएगा। तो इस वजह से हर जगह या हर बार इसका मान आ रहा है कितना? 70। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो मैं इसकी परिभाषा दे दूं पहले, जो तो मैंने आप ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने कि एनआइसोट्रोपी क्या है। सॉरी सॉरी, क्रिस्टलाइन ठोस एनाइसोट्रोपी प्रदर्शित करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस आइसोट्रोपी प्रदर्शित करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब इसकी अलग से परिभाषा दे रहा हूँ एनाइसोट्रोपी की। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, लिख लो जो मेरे साथ, ये ऐसा गुण है जो दिशा के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी अ, अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अलग दिशा से अलग आता है तो इस घटना को एनाइसोट्रोपी कहते हैं। और अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हर दिशा से एक ही आता है तो ठोस के इस गुण को आइसोट्रोपी कहते हैं। इसमें एडवांस लगा देना पॉइंट, ठोस के इस गुण को। ठीक है, अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अलग दिशा से अलग अलग आता है तो ठोस के इस गुण को एनाइसोट्रोपी कहते हैं। और अगर हर दिशा से एक ही मान आता है तो उसको क्या कहते हैं? आइसोट्रोपी। ठोस के इस गुण को आइसोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ अलग से लिखना, टेबल में मत लिखना। टेबल में तो मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये एनाइसोट्रोपी दिखाता है, और ये चीज़ क्या दिखाता है? आइसोट्रोपी। तो ये मैंने जो अलग से डेफिनेशन बोली, अलग से परिभाषा लिखी, वो आपको अलग से ही पूछी जाएगी, इसके अंदर नहीं पूछी जाने की। वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप मुझसे पूछते कि भाई सर ये क्या होता है। क्लियर? उसके बाद आता है सेवंथ, सातवां। इसके अंदर क्या आ रहा भाई? ओहो, सातवां क्या आ रहा है इसके अंदर? सातवां मैं आपको बता देता हूँ इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है NaCl, KNO3। ठीक, वही जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव आप कर सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव, NO3 पर नेगेटिव होता है। यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? ग्लास, कांच। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास ये, कांच। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। इसमें अलग से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। अब क्या होता है जी? अब हम नेक्स्ट लेवल में एंट्री करते हैं। अगला है ठोस कठोर क्यों होते हैं। लो भैया, उसका आंसर देने की बारी आ गई क्वेश्चन की, जिसका वादा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। आप सब लोग जानते हैं कि ठोस कठोर होते हैं, जिसको मैंने लिखा था, लेकिन कठोर क्यों होते हैं? अब इसका आंसर सुनो। ये मार्कर है, इसको जब मैं ऐसे करूँगा ये टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि इसके अंदर जो अणु हैं, अणु से अणु के बीच जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है। उस आकर्षण की वजह से वो आपस में बहुत बेहतरीन तरीके से मिले हुए हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अणु से अणु के बीच आकर्षण क्या कहलाता है? अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुड़ तुड़ भी नहीं रहा है। अगर ये मुड़ता तो मैं इसको कठोर ना कहता। कठोर होता ही वो है जो मुड़ता नहीं और तोड़ा भी नहीं जा सकता आसानी से। तो क्वेश्चन आया कि जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं क्यों? आंसर तो मैंने आपको दे दिया। क्योंकि ठोस के अंदर अंतराण्विक आकर्षण क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अणु से अणु के बीच आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से वो अलग नहीं हो पाते, चाहे उसके अंदर कितना ही फोर्स लगा लो। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तब जाकर वो हल्का सा मुड़ते हैं। तो ये उसकी कठोरता की निशानी है। समझ में आना? आपको आंसर देना है कि ठोसों के अंदर अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो कठोर होते हैं। निकल गया आंसर। जो बोल रहा लिखो, वीडियो को रोक कर लिखो, क्योंकि आंसर जो मैं दे दूंगा वो आसान होगा। अगला क्वेश्चन, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? भाई वाह, सबसे पहले तो आपको आयतन ही पता लग जाए। दुनिया में जो भी चीज़ जितनी जगह घेर रही है वो उसका आयतन कहलाता है। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जितनी जगह में खड़े होकर मेरा आयतन है। आप लोग जितनी जगह में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोगों का आयतन है। लेकिन ठोस का जो आयतन है, गैस का जो आयतन है, इसमें फ़र्क है क्या? हाँ है। गैस जब बाहर निकलती है परफ्यूम की बोतल से तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पहले वो परफ्यूम की बोतल में थी, उसके बाद वो कहाँ फैल गई? पूरे के पूरे कमरे के अंदर आ गई, तो उसका आयतन कितना हो गया? जितना कमरे का आयतन है।
मेरी बात समझ में आ रही क्या? लेकिन ये केस ठोस में नहीं है। क्यों? ठोस को तो जैसे कोई ईंट का टुकड़ा है, जहाँ रखोगे वहीं रखी रहेगी। ईंट के टुकड़े का क्या हुआ मामला? कमरे से जब मैं बाहर लेकर आया, उसको मोहल्ले में लेकर आया, ईंट जू की तू रही। ईंट ने अपना आयतन क्यों नहीं बढ़ाया? निश्चित क्यों रहा? बदला क्यों नहीं? बहुत इजी आंसर है भाई, गैस का मॉलिक्यूल है। गैस का मॉलिक्यूल है, इनके बीच जब दोस्ती नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो इन्हें तो मौका मिलेगा तो ये अलग अलग हो जाएगा ना। और जब ये अलग अलग होंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉलिड के केस में ऐसा है मामला, अलग नहीं होंगे, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच आकर्षण बहुत खतरनाक है। ठीक है क्या? आकर्षण खतरनाक होने की वजह से इनका अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो मैंने आपको आंसर दिया था इससे पिछले क्वेश्चन का, वही आंसर इसका है। लिख लो आप लोग, फिर से वही आंसर है। ठोसों के अंदर अंतराण्विक आकर्षण अधिक होने की वजह से इनका आयतन बढ़ता नहीं। गैस के अंदर एक अणु से दूसरे अणु के बीच आकर्षण है ही नहीं, तो वो क्या होता है? वो फैल जाती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। देखो, इसमें अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसकी टेबल मैंने आपको बनाकर दी थी। लेकिन एग्जाम्पल के ऊपर बात छोड़ दी थी मैंने। अब जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सब के सब एग्जाम्पल अपने नोटबुक में नोट कर लेना। है तो बहुत सारा चिट्ठा, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ टिक करके दूंगा क्रिस्टलीय ठोस, और उन क्रिस्टलीय ठोस को आप लोग याद कर लेना। उससे अलग जितने भी होंगे वो सब के सब अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। ठीक है, देखो जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें सबसे पहले आ रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। अब हर वो चीज़ जिसके आप पार्ट कर सकते हो, जैसे K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो ये एक ठोस है। और कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस। हर क्रिस्टलीय ठोस के आप पार्ट कर सकते हो, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल हो गया। बेंजोइक एसिड भी इसका एग्जाम्पल हो गया। C6H5COOH कैसे पार्ट होंगे इसके? ऐसे टूटता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और तांबा, तांबे के अंदर तांबा क्या है? कॉपर है। अब आप कॉपर की अगर वो ले के आओगे कोई चादर सी तांबे की, तो उसके अंदर क्या होगा? Cu, एक ख़ास क्रम होगा इनका जुड़ने का। ये सारा क्या है? कॉपर। और ये पूरी शीट काहे की है? पूरी चादर किसकी है? कॉपर की। लेकिन इनका एक क्रम होने की वजह से कि भाई Cu बिखरे हुए नहीं है, एक क्रम है, तो इस वजह से तांबे को भी काहे में रखा गया है? क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। इनके अलावा जो भी बचता है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय। ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन ये भी पक्का। अगला क्वेश्चन है, कांच को अतिशीति द्रव क्यों माना जाता है? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी आपके पास कांच की चीज़ें आती है ना, या कोई सामान लेने के लिए आता है कि भाई कांच का सामान हमें बेच दो, वो एक्चुअली पहले कांच को तोड़ता है, बेहतरीन तरीके से पाउडर बनाता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर गर्म करता है, कांच पिघलना शुरू हो जाती है। उसके बाद कांच आपस में मिलना शुरू हो जाती है, यानी पुरानी कांच से नई कांच बनाई जा रही है। अब होगा क्या? जो नई कांच बनती है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर बनती है, होती तो वो लिक्विड ही है, लेकिन जब उसको ठंडा किया जाता है तो एकदम से ठंडा नहीं कर सकते। यानी अगर मेरा इतना टेम्परेचर रख रखा है ये वाला 600 डिग्री सेल्सियस, तो एकदम नहीं कि लाओ ये कर दो 35 डिग्री सेल्सियस, ना 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 ना, चटक जाएगी कांच, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। इसको तो आपको धीरे धीरे ठंडा करना है, और यह है ना, ये ऐसे, उसके बाद ऐसे, और करते करते यहाँ नहीं रुकना है, -120 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर ले जाकर इसको सॉलिड बनाना है, तब जाकर आप इसको मतलब है तो ये द्रव, लेकिन ये इतना बढ़िया सॉलिड में बदल जाएगी कि आप ऐसे कहोगे भाई ये तो ठोस है, ठोस है, ठोस है। लेकिन ये ठोस नहीं होता। कांच एक ऐसा, बट ठोस ही कहूँगा फिलहाल, तो कांच ऐसा ठोस है जो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जाकर ठोस बनाया जाता है। तभी तो उसको उसमें पढ़ा था मैंने आपको, कांच को एमोर्फस
वरना कांच देखो, पानी गर्म, जब कांच को गर्म किया जाता है ना, लिक्विड बन जाता है। जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जहाँ पर कांच बनती है, वो छोटे छोटे से टुकड़े गर्म करने के बाद आपस में मिल जाते हैं, लिक्विड बन जाता है। पिघलती नहीं कांच, मतलब सॉरी, ऐसे नहीं पिघलती जैसे बर्फ़ पिघला था और पिघलने के बाद पानी बहना शुरू कर दिया था। कांच का केस ऐसा है कि जब आप इसको गर्म करोगे वहीं का वहीं लिक्विड बन जाएगा और आपस में मिल जाएंगे और पूरी की पूरी एक कांच बन जाएगी। जो एक कांच की शीट बनेगी उसको ठंडा करने में बहुत आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको एकदम से ठंडा करोगे तो चिटक जाएगी। तो इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पर जाकर, दिखा दे मैंने आपको इतना कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँचा, बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाकर तब इसको ठोस में बदला जाता है। इस वजह से इसको कहा गया है कांच अतिशीतित द्रव। देखो नाम देखो कितना बढ़िया नाम है, अतिशीतित, बहुत ठंडा क्या द्रव। मतलब अब भी कांच को ठोस नहीं कहा जा रहा, द्रव कहा जा रहा। और क्वेश्चन के पहले वर्ड में क्या है? कांच। और भैया सबको पता है कांच हमारी आंखों पे लगने वाला चश्मा हो गया या कोई भी कांच है, ठोस होता है। लेकिन कांच को ही कहा जा रहा है अतिशीतित द्रव, ऐसा द्रव जिसको सॉलिड बनाया गया है बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाकर। अब मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि कांच को ठोस अवस्था में बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जाकर लाया जाता है या ठोस अवस्था में बहुत कम टेम्परेचर पर बदला जाता है। ठीक है नहीं? जिस तरह आप लोग पानी को ठंडा करोगे बर्फ़ बन जाएगी, लेकिन कांच को ठंडा करोगे, पिघली हुई कांच को ठंडा करोगे तो करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ, इतना टेम्परेचर कम कर दो कि आपकी बस से बाहर हो जाए। वो -120 बहुत कम बैठता है। ठीक है, तो मैंने इसका आपको आंसर दे दिया। कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जाकर ठोस बनाया जाता है लिक्विड था ये, होता द्रव ही है ये। एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान परीक्षित होता है। अपवर्तनांक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैंने आपको बताया था, एक टेबल सी बनाई थी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग दिशा से अलग अलग आता है और एक्रिस्टलीय का एक्रिस्टली का क्या बताया था मैंने आपको, अलग दिशा से एक ही वैल्यू आएगी, कोई भी दिशा में चले जाओ। तो ये कह रहा है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशा में समान मान प्रेक्षित होता है, हर दिशा से समान आ रहा है क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोले तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। अरे क्या टिप्पणी करूँ यार, ये तो उसने खुद ही आंसर बता दिया। अगर किसी ठोस का अपवर्तनांक हर डायरेक्शन से, हर दिशा से एक ही आ रहा हो तो फिर मैं क्या बताऊँ? अब आपको बताया तो था, टेबल के अंदर बताया था मैंने, अक्रिस्टलीय। इस ठोस की प्रकृति अक्रिस्टलीय होगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक हर दिशा से समान आ रहा है। ये जो मैंने बोला ये आंसर था, एज इट इज, जो का तू लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। और दूसरा कह रहा है यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। विदलन भी आपको पता था, कट करना। क्रिस्टलीय ठोस को कट कर सकता हूँ बराबर बराबर हिस्सों में, क्रिस्टलीय ठोस को नहीं कर सकता। और क्रिस्टलीय तो नहीं था ये भाई, ये तो क्रिस्टल नहीं था ना, क्योंकि ये तो अपवर्तनांक की अलग अलग दिशा से समान वैल्यू दे रहा है, एक ही वैल्यू दे रहा है, एक ही मान दे रहा है, तो ये तो अक्रिस्टलीय था। क्रिस्टलीय शो करते हैं, क्रिस्टलीय प्रदर्शित करते हैं, विदलन गुण अक्रिस्टल नहीं करते। तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? ना, नहीं। इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है नहीं। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? नहीं। यह आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। उसके बाद है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखो भाई, क्रिस्टलीय ठोस, अब इस चैप्टर के अंदर डुबकी लगानी है आपको। पहले था ठोस अवस्था चैप्टर का नाम, ठोस अवस्था के अंदर गए तो दो थे, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्रिस्टलीय के अंदर गए तो ये और थोड़ा सा क्लास पे क्लास बनती जा रही। तो हम लोग वर्गीकरण करेंगे इस बार, क्लास बनाएंगे किसकी? अक्रिस्टलीय सॉरी क्रिस्टलीय ठोसों की। बहुत सारी क्लास हैं लेकिन आपको मैं फिलहाल जो सबसे पहली क्लास है उसी का आंसर अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो सुनो, ये है NaCl। ठीक, अब NaCl कैसे बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले? NaCl 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 NaCl, ये तो बताया था। ये क्या होते हैं? अवयव। अब Na पर क्या चार्ज होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये जो आपका ठोस बन गया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्यों? क्योंकि मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, आप लोग भूल रहे हो तो अलग बात है। हर उस चीज़ को क्रिस्टलीय कह देना
जिसमें एक ख़ास ऑर्डर होगा, ख़ास क्रम होगा, NaCl NaCl, जो फिक्स दिखता है ना मामला, ये क्रिस्टलीय होता है। तो इसको मैं क्रिस्टलीय बोल चुका हूँ, लेकिन इस क्रिस्टलीय ठोस के अवयव कौन हैं? आयंस, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन को नेगेटिव बोलते हैं। अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयव आयंस हों उसको कहा जाता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहली क्लास होगी आपकी। मेरी बात समझ में आए नहीं आपको? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, इसकी परिभाषा भी लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयव आयंस होते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण NaCl। ये पूरी बात लिख देना आप लोग। लिख चुके? उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का, मैंने आपको बता दूं कि भाई जो अक्रिस्टलीय, ये जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये बेचारे ठोस अवस्था में तो होते हैं विद्युत के कुचालक, और जहाँ इनको पानी में डाला जाता है ये विद्युत को अपने अंदर से पास करना शुरू कर देते हैं। एकदम इलेक्ट्रिसिटी, यानी एकदम इनके अंदर से करंट दौड़ना शुरू कर देता है। क्वेश्चन क्यों? इसका क्वेश्चन का आंसर सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तो ये आयंस नहीं रखता, जुड़े हुए हैं, और जहाँ पानी में डलता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर बता रहा हूँ मैं, क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रहा हूँ। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में आयंस नहीं रखते, लेकिन जब इसको जल के अंदर डाला जाता है तो ये आयंस में बदल जाते हैं, और यही आयंस विद्युत के सुचालक होने की जिम्मेदार होते हैं। ठीक है? तो आयंस के बनने की, जलीय विलयन में आयंस बनने की वजह से आयनिक क्रिस्टलीय ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था के अंदर आयंस न बनने की वजह से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जो बातें बोल रहा हूँ लिखते रहना, इससे आसान नहीं होने का आपके लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और इनका कवथनांक सुनते रहना। क्या बोला मैंने? बोल दूँ? इसके बारे में बता दूँ? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयव आयंस होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका कवथनांक बहुत ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन के अंदर ये आयंस के रूप में रहते हैं, जबकि ठोस अवस्था में इनमें आयंस नहीं होते। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ये जो क्लास है, पहला जो वर्ग है, ये किसके बेस पे था कि भाई इस तरह के क्रिस्टलीय ठोस को तो आयंस बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगा? आयनिक क्रिस्टल ठोस। अब जो मैं अगला ठोस पढ़ाऊंगा उसके अवयव किसी और तरह के होंगे, वो जैसे ये रहा धात्विक ठोस। बस इसके नाम पे चले जाओ, उसकी तो परिभाषा ही निकल जाएगी। हाय हाय, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। बोलूं? सेम, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयव धात्विक होते हैं, सॉरी, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयव धातु होते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल लोहा, कॉपर, सिल्वर, जितने भी धातु होते हैं सब के सब एक ही कैटेगरी में, एक ही क्लास में रखे गए धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि 2-3 कंपाउंड या 2-3 यौगिक दे देगा, पूछेगा बताए कौन सा ठोस है। धातु को देखते ही, गोल्ड हो, कॉपर हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, ये सारे धात्विक हैं। ठीक है? और जो आयंस जिस पे नज़र आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हें कह देना आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। फिलहाल कितनी क्लास हो चुकी? 1 2। ठीक है? अभी और भी हैं।